आइए देखते हैं यूथ कंपटीशन नेट JRF 2023 2011 से 2023 तक के जो क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। 2011 से 23 तक के क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक में। डन। हाँ, मैंने तो ये कराए ना, इसको कराए थे। ये देखिए, क्वेश्चन है इंडियन पेंटिंग अंडर पारसी ब्राउन्स मुगल आर्किटेक्चर्स ऑफ मुगल्स कैथरीन बीएसर इंडिया द टेक्निक ऑफ मुगल मोती चंद पेंटिंग मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर अशोक कुमार दास टाइम। ठीक है, करो मरो ये तो सब जानते हैं। करो मरो महात्मा गांधी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, तुम मुझे खुद रख दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू। आज के समय में ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेके रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। इनोवेशन समझ लीजिए, जितने गर्म दल के थे नेता उनको एक नई लिस्ट बनाओ, और जितने भी राष्ट्रवादी हैं, मतलब वो गर्म दल के नेता, सिस्टम ही समझ लो, उनकी लिस्ट बनाओ और उनको याद करो। काफ़ी क्वेश्चन फंस रहे हैं आज के समय में। आगे देखिए, फ्रीडम एट मिडनाइट, कलिंग्स एंड लेफियर्स, द स्टोरी ऑफ द इंट्रीगेशंस ऑफ द इंडियन स्टेट, वी मेनन, ट्रावणकोर दीवान, CP रामास्वामी अय्यर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पैथिक लॉरेंस, मेमोस ऑफ द सेंट्रल इंडिया, जॉन्स मालकम्स, एनल्स एंड एलिटिक्स ऑफ द राजस्थान, कर्नल टॉड, हिस्टोरिकल स्केच ऑफ साउथ इंडिया, एम्स विकल्स, अर्ली एनल्स ऑफ द इंग्लिश इन बंगाल, CR विलियम्स। निम्नलिखित विचारधाराओं में जो अलग अलग समय उभर कर उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या आए? सबसे पहले आए तुम्हारे चर्च हिस्टोरियन आए। चर्च हिस्टोरियन के बाद आगे तुम्हारे एलाइनमेंट हिस्टोरियोग्राफी आई। उसके बाद आई तुम्हारी एनालस हिस्टोग्राफी। उसके बाद आया साल्बर्ट हिस्टोरियोग्राफी। क्वेश्चन यार, चलिए तो बता ही दिए ना। पंजाब टेनिस एक्ट 1868, एल्बर्ट विल 1883, एल्बर्ट विल है वो एल्बर्ट दूसरा, ठीक है। हंटर आयोग 1882, चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस 1921। पंजाब टेनिस एक्ट तो बता ही दिए, पंजाब टेनिस एक्ट 1868, एल्बर्ट विल 1883, हंटर 1882, चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस 1921। सेंट थॉमस का युद्ध 1746 से 47, चतुर्थी का युद्ध 1768, बक्सर का युद्ध 1764, पिंडारी का युद्ध 1817, अर्ल ऑफ मेयो 1869, अर्ल ऑफ नॉर्थबुक 1872 से 76, अर्ल ऑफ मिंटो 1905 से 10, मार्क्सिस्ट ऑफ द लिथको 1934। ये भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था, आज़ादी से कम कुछ नहीं था, करो मरो का नारा दिया। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को है। आगे क्वेश्चन देखिए, एनिवेसेंट भारत की जनता के सभी वर्गों की धार्मिक चिंतन के रूप में एकल राजनीतिक के नारे के आधार पर संगठित करना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के अधीन स्वराज शासन आंदोलन गठित किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक के बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की थी? 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासकों से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 1765 में स्वीकार की, चूँकि 1764 में बक्सर की विजय के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल शासकों के मध्य 1765 के इलाहाबाद की संधि हुई, जिसे
उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। ठीक है, बेसिन की संधि 1802 किस किस के बीच हुई थी? इंग्लिश और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में इंग्लिश और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। यह संधि अन्य संधियों की अपेक्षा अंग्रेजों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथा मराठों के अपमानजनक थी। विदित है कि देवगांव की संधि 1803 में कंपनी और रघुजी भोसले के बीच हुई थी। एनिवेशन द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन का प्राप्त करना। और ये समय एनिवेशन टॉप ट्रेंड पे चल रही है, ठीक ना। पता है क्यों चल रही है? क्योंकि ये राष्ट्रवादी थी, मतलब गर्म दल की नेता थी, स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी और भारत में आई थी 1917 ईस्वी में। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाली पहली विदेशी महिला थी। ठीक है, बल्कि अपनी पहली महिला थी। और 1925 ईस्वी में कौन सरोजिनी नायडू ने लिया था? ठीक है, सरोजिनी, यार गलती हो गई, शायद उनका नाम नहीं याद हमको, लेकिन काफ़ी अच्छा है एनिमेशन तो। हाँ चलो ठीक है। एनिमेशन प्रारंभ किया कि होम रूल आंदोलन का लक्ष्य भारत में स्वशासन करना था। दातव्य कि होम रूल आंदोलन का प्रारंभ 1916 में हुआ था, जबकि बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत मार्च 1916 में की गई थी। अप्रैल मार्च अप्रैल, ठीक है। भाग लिया था 1900, मतलब अप्रैल में भाग लिया था एनिमेशन ने। शुरू कब किया था? मार्च में। अब देखिए तिलक, ये सब एकदम देखिए, बाल लाल पाल तिलक, ये सब में क्वेश्चन आएगा, तगड़े तगड़े में आएगा। मछलीपट्टनम 1911, सूरत 1913, बालसोर 1933, सॉरी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कोठी की स्थापना करना कब शुरू किया था? मछलीपट्टनम में 1611 में किया, सूरत में 1613 में, बालसोर में 1633, हुगली में 1686। ठीक है। इंडियन नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बताया ना, एनी बेसेंट। और जो सरोजिनी नायडू तो 1925 में बनी थी। ये कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश इंडिया, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना दादा भाई नौरोजी ने की थी। उन्होंने इस पुस्तक के द्वारा बताए गए भारतीय गरीबों और भुखमरी का मूल कारण ब्रिटिश रेगुलेशन था। विदित है कि द वांट्स एंड द मीन्स ऑफ द इंडियन और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। दोनों पुस्तकों को ध्यान देना, ठीक है। अब देखते हैं, यही पढ़ देते हैं। औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में मुगल अमीर वर्ग और राजपूत मनसबदारों की संख्या में कमी आई। राजपूतों की संख्या में कमी आई, अमीरों की संख्या में कमी आई। अमीर मतलब वही यार जो होते हैं, क्योंकि औरंगजेब ने दक्खन में आए जमींदारों को उनकी योग्यता के आधार पर बड़ी संख्या में जागीर प्रदान की। धातव्य है कि औरंगजेब के काल में सूबों की संख्या सर्वाधिक 24 थी। 18वीं शताब्दी में मुगल सम्राटों के नाम पर सॉरी विचार किया गया। ठीक है, विचार कीजिए, ठीक। 18वीं शताब्दी, इसका मतलब है ना बीजेपी मास, बहादुर शाह जफर, जहांदारा, बहादुर शाह जफर, जहांदारा। उसके बाद बीजेपी, पी से फर्रुखसियर, बता दे, चले जाने दो, लो बता ही दे, इसको याद कर लेना, ठीक है। बीजेपी मास, उसके बाद अब होगा बीजेपी से बहादुर शाह, जैसे बहादुर शाह जफर हो गया, ये हो जाएंगे जहांदारा, ठीक है। हाई हो जाएंगे फर्रुखसियर, फर्रुखसियर। हाई कौन हो जाएंगे? मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। आलमगीर, आलमगीर। हाई कौन है? शाह आलम, ठीक है। आगे चलिए। हाँ, जहांदारा 1712, मोहम्मद शाह 1719, अहमद शाह 1728, अलमागिर द्वितीय 1754। इसको याद कर लीजिए बीजेपी मास करके, इसको याद किया जा सकता है। बीजेपी मास बहादुर शाह जफर है, तो अकबर बाबर औरंगजेब सबको याद रहते हैं, लेकिन काफ़ी टफ बनाता है, याद नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है। 17वीं शताब्दी के अंत में इंग्लिश इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच व्यापारिक प्रतिद्वंदियों ने अपने मार्ग से हटा दिया। क्या सही है? ए और आर दोनों सत्य, लेकिन व्याख्या नहीं। इंग्लिश व्यापारी उच्च कोटि के माल को सस्ती दरों पर बेचते थे। 17वीं शताब्दी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच व्यापारी प्रतिद्वंदियों को अपने मार्ग से हटा दिया। विदित है कि 1760 में वाड़ीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की बुरी तरह पराजित करके भारत से भगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश दमन कर दिया गया, कुछ को छोड़कर, जैसे कि झांसी की रानी। बहुत कम भारतीय शासकों ने इन विद्रोहों में भाग लिया था। बात सही है दोनों, ठीक है।
आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन मैं उल्टे करा रहा हूँ इसका कारण कुछ और, ठीक है। डॉक्टर एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन में विरुद्ध स्वराज शासन आंदोलन गठित किया था। स्वराज शासन आंदोलन गठित किया था। डॉक्टर एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वराज शासन आंदोलन गठित किया था। वह भारत की जनता के सभी वर्गों के धार्मिक चिंतन के ऊपर एकल राजनीतिक नारे के आधार पर संगठित करना चाहते थे। देखिए भाई, अब की बात 2024 में क्वेश्चन है ना, तगड़ा तगड़ा पूछ दिया ना। एनी बेसेंट, तिलक, और ये सिस्टर निवेदिता, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, उसके बाद ये आपका बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद ये क्या नाम है यार, 1857 जी का नाम लिखे थे। हाँ चलिए, औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध मुगल अमीर वर्ग राजपूत वंशधारों की संख्या में कमी आई। सही है। औरंगजेब ने दक्कन में आए अमीरों को बड़ी संख्या में जागीर प्रदान की थी। ये यार दोनों सही, व्याख्या नहीं है सही, ठीक है। दक्कन से आए जागीर काहे दिए थे जागीर? क्योंकि वो दक्षिण भारत में शासन करना चाहता था, अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था, ठीक है। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित किया। शाइस्ता खां का चितगंग पर अधिकार 1665 में, शाहजादे अकबर का दक्कन पलायन 1681, शाहजादा अकबर का दक्कन पलायन किसके कहने पे अकबर गया था दक्कन? शाहजादे अकबर। अरे ये अकबर दूसरा अकबर है, औरंगजेब का लड़का अकबर, ठीक है। औरंगजेब और गोलकुंडा की विजय 1687, खालसा की स्थापना 1699। एक बात बताइए, जो औरंगजेब था उसका लड़का ही जो अकबर था ना, औरंगजेब, ये औरंग का जो ये लड़का था अकबर भी बहुत ठीक था, अकबर प्रथम। लेकिन ये राजनीतिक लाभ के चक्कर में इसको क्रॉस कर दिया गया, नहीं तो ये काफ़ी शायद मुगल सल्तनत यही नहीं डिस्ट्रॉय होता। हम मानते हैं कि अकबर की बात, औरंगजेब की बात खत्म हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अत्याचार गलत होता, ठीक है। माहवारी समानुपात प्रणाली का प्रारंभ शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में शुरू हुआ था। माहवारी समानुपात प्रणाली का प्रारंभ शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में शुरू हुआ था। 1633 में निजाम शाही का अंतिम शासक सुल्तान हुसैन शाह को कैद कर ग्वालियर भेजकर अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया गया। 1636 में गोलकुंडा और विजय एवं विजयपुर के शासकों ने मुगल साम्राज्य से संधि कर ली। 1646 में मुगलों को बल्ख पर प्रथम अधिकार हुआ। 1646 में मुगलों का बल्ख पर प्रथम अधिकार हुआ। 1636 में गोलकुंडा और बीजापुर के शासकों ने मुगल साम्राज्य से संधि कर ली। 1633 में निजाम शाही एवं अंतिम शासक सुल्तान हुसैन शाह को कैद ग्वालियर भेज देकर अहमदाबाद के मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया गया। माहवारी समानुपात प्रणाली का प्रारंभ शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में शुरू हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ। जहांगीर ने अल ये क्या बोलते यार, बोल ही नहीं रहा है, इसको हम तमगा बोल रहे हैं, ठीक है। जहांगीर ने तमगा जागीरों की प्रथा प्रारंभ की थी। मोहर बंद या शाही सील युक्त भूमि अनुदान को तमगा कहते थे। चूंकि इस नाम के सबसे सम्राट की मोहर इन अनुदानों पर लगाई जाती थी, इसलिए इसे तमगा कहते थे। तमगा जागीर वंशानुगत होती थी। अकबर के शासनकाल के 15वें वर्ष टोडरमल द्वारा जब्ती प्रणाली के प्रारंभ कर दिया गया था। यह प्रथा बिहार, लाहौर, इलाहाबाद, मुल्तान, दिल्ली, अवध, मालवा एवं गुजरात में प्रचलित थी। मदद ए माशा और सरयूगाल भूमि अनुदान स्वरूप दी जाती थी, जिसे औरंगजेब ने वंशानुगत कर दिया था, ठीक है। काफी ठीक है। आगे देखिए, कौन सामाजिक सुधार और अकबर द्वारा नहीं किया गया, कौन सा समाज? सती प्रथा को पूर्ण प्रतिबंध अकबर द्वारा नहीं किया, ठीक, लेकिन खत्म करने की आयु इस 12 वर्ष कर दिया गया था। विधवा विवाह को वैधता प्रदान की, विवाह का पंजीकरण किया गया, ठीक है। मुगल शासक अकबर ने अपने शासनकाल में कई सामाजिक सुधार किए, जैसे विधवा विवाह को वैध प्रदान करना, खतना की आयु को 12 वर्ष करना, जबकि अकबर द्वारा सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध न करके जबरदस्ती सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। जैसे जबरदस्ती कोई मारा अपनी पत्नी को तो बंद कर दिया गया, ठीक है। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी को क्या पद, मीर बख्शी का क्या पद था? प्रमुख वेतन अधिकारी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मीर बख्शी का पद प्रमुख वेतन अधिकारी का पद था।
इस पद का विकास अकबर के काल में शुरू हुआ था। विदित है कि मीर बख्शी के प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती, उसकी हुलिया रखना, रसद पदों में हाथी घोड़ियों का प्रबंध करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? सूफी संतों और कार्यस्थल। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तान, शेख फरीदुद्दीन महमूद गज शंकर अयोधन, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्लिया, देखा औलिया दिल्लिया, ठीक है, शंकर ये गंज शंकर, जिसने आवाज आ रही अयोधन, जकरिया मुल्तान, चिश्ती अजमेर। मुल्तान बिना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग इब्न बतूता ने किया था। इब्न बतूता अफ्रीका यात्री था, 1333 में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसकी प्रमुख रचना रेहला है। ठीक है, ये तो बहुत बता दी इसके बारे में। महमूद गवा के बहमनी अमीर वर्ग की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाया? महमूद गवा ने बहमनी अमीर वर्गों की शक्ति का अंकुश लगाने के निम्न कदम उठाए। उसने भूमि अनुदानों के आकार को कम कर दिया। उसने राज्य के प्रत्येक अधिकारी क्षेत्र में आने वाले भूमि क्षेत्र को विस्तृत किया। उसने गवर्नरों को एक से अधिक किलों पर नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं दी। ठीक है, पूछ लिया तो क्या कहोगे, बता दोगे? उसने भूमि अनुदान के आकार को कम कर दिया। उसने राज्य के प्रत्येक अधिकारी क्षेत्र में आने वाले भूमि के क्षेत्र को विस्तृत किया और उसने गवर्नरों से एक से अधिक किले के नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं दी। भाई साठ कटे जान जाओ, बहुत ज़्यादा रटने का जो एकनाथ 1270, सूरदास 1483, चैतन्य महाप्रभु 1486, तुलसीदास 1532। सैन्य दृष्टि से फिरोज शाह तुगलक का शासन अवशिष्ट था। वह नगरकोट के शासकों को अपने अधीन करने में असफल रहा था। ये सत्य लेकिन भी गलत है, क्योंकि नगरकोट के शासन अपने अधीन करने में सफल रहा था। ठीक है, सैन्य दृष्टि से फिरोज शाह तुगलक का शासन अवशिष्ट था। वह नगर के शासक को सन 1360 ईस्वी में पराजित किया। वह नागरकोट के शासकों को 1360 ईस्वी में पराजित किया था। वित्र की ब्राह्मणों पर जजिया पर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। बात तगड़ी याद है। फिरोज शाह तुगलक किसके कथानुसार मुगल हरम सच्चरित्र का मंडप था? निजामुद्दीन अहमद। मुगल इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद मुगल हरम को सच्चरित्र के मंडप के रूप में वर्णित करता है। निजामुद्दीन ने तबगत-ए-अकबरी की रचना की थी। निजामुद्दीन ने तबगत-ए-अकबरी की रचना की थी। उल्लेखनीय है कि गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना थी, जिसे हुमायूं एवं अकबर के शासन संबंधित जानकारियों का उल्लेख है। हमें बता रहे इसको, यार इसको देखने नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। नाथमुनि ने अलवार कवित्रियों के, है ना, नाथमुनि ने अलवार कवित्रियों का संग्रह किस ग्रंथ में किया था? नलयार दिव्य प्रबंधन का। यहाँ मत बोलो, हटो यहाँ से। रुद्रदमन वारंगल का काकतीय वंश की रानी है, जो कि गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदमन महाराज के नाम ग्रहण किया था। 35 वर्ष की तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल बनाई थी। कीर्तिवर्मन वाताफी, सिंह विष्णु कंचीपुरम, दंतिवर्मन मानखेत, विजयाल तंजौर। निम्नलिखित प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में किसने चित्रकला संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला से संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है, जबकि पंचतंत्र में जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है। विदित है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड का अध्याय 35 से 43 चित्रकला से संबंधित है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला से संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला से संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है, जबकि पंचतंत्र में जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है। विदित है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड के अध्याय 35 से 43 तक चित्रकला है। ठीक है,
मध्यकालीन भारत है इसका, लेकिन हमसे मतलब है कि क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन हम आपको बता दें। और क्वेश्चन बताएंगे तो आपको आएगा आएगा तो मज़ा आएगा। ठीक है। बलवन की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र बुगारा खान ने लखनौती में सार्वभौम सत्ता धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सत्ता को बंगाल तक विस्तृत किया था। सन 1334 में निजामुद्दीन तुगलक ने बंगाल का दिल्ली सल्तनत में विलय कर दिया। शमसुद्दीन इलियास शाह ने शासन काल में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 बार आक्रमण किया था। इसमें जो है दुई कथन सही है, 2 और 4 सही का। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी ये मतलब असत्य है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सत्ता को बंगाल तक विस्तृत किया था, नहीं, गलत बात है। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, शमसुद्दीन इलियास शाह ने के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 आक्रमण किए थे, ये बात गलत है। अलाउद्दीन खिलजी व गयासुद्दीन तुगलक बंगाल का विलय दिल्ली सल्तनत में नहीं कर सके। फिरोज शाह तुगलक का बंगाल पर द्वितीय आक्रमण 1359 में हुआ, जबकि बंगाल का शासक इलियास शाह की मृत्यु 1357 ईस्वी में हुई थी। तो कैसे आक्रमण कर पाता, इसे बताए ना, अभी बताए थे। औलिया दिल्ली। उसके बाद गजेशंकर अजोधन। उसके बाद ये तुम्हारे हैं बहाउद्दीन जकारिया। देखिए जकारिया। और उसके बाद ये तुम्हारे कौन है, इसका भी बता दे रहे हैं, एक मिनट जाओ। हाँ, देखिए चिश्ती चिश्ती अजमेर। उसके बाद जकारिया मुल्तान। और देखिए गजोशंकर अजोधन। औलिया दिल्ली। देखो या लिया दिल्ली। चिश्ती चिश्ती अजमेर। देखो मुहिउद्दीन चिश्ती। देखिए अजमेर आता है इसमें। और बाद बहाउद्दीन जकारिया मुल्तान। हाँ, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के क्षेत्र में हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था, इब्न बतूता ने। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र में हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग इब्न बतूता ने किया था। इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये देखिए कहानी का मतलब ये है ना, जब मैं आप लोगों को उल्टा पलटा पढ़ाऊंगा, क्यों पढ़ाता उल्टा, क्योंकि देखिए ये नेट है ना, और नेट का सिलेबस में आपके माइंड जो ना सीधे सुनने के बजाय जब जिग जैग सुनेगा, तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। अभी सोचे रट के काम कर ले तो कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा तरीका अलग थोड़ा है, चलाते हैं, अगर आएगा समझ में फेमस, नहीं तो ऐसा ही चलेगा। क्वेश्चन अगला है, टालमी की जियोग्राफी कब लिखी गई थी। कॉस्मस इंडोकोप्लेट, द पेरिपल्स ऑफ द एथ्रिन सी, मेगास्थनीज की इंडिका। देखिए सॉरी, मेगास्थनीज ने 302 ईसा पूर्व में 298 में यूनानी राजदूत था, जिसने यूनानों के शासक सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर भेजा था। इसने इंडिका की रचना की, जो मूल रूप से अपर्याप्त है। मतलब अब इंडिका जो मेगास्थनीज की इंडिका उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसने इंडिका की रचना की जो मूल रूप से अपर्याप्त है। द पेरिपल्स ऑफ द एथियन सी का लेख अज्ञात है। इसका रचनाकार 80 ईस्वी में हुआ था और 115 ईस्वी के मध्य हुआ था। अब इसका भी अज्ञात कौन लिखा था, कहाँ है, बस खाली इसमें बंदरगाह, भारतीय तटों और भारतीय बंदरगाहों के बारे में मिलता है, जैसे ताम्रलिप्ति हो गया, जैसे अनेक प्रकार के कांगड़ा हो गया, कोटला हो गया, कंगड़ा कोटला, पेरिपाल्स एथेंस, ये सब ना, ये सब पेरिपल्स ऑफ एथेंस में मिलते हैं। मतलब ये क्या है, एक पुरानी नाविकों की एक किताब है। इसमें भारतीय बंदरगाहों के व्यापारिक वस्तुओं के विवरण के टालमी की ज्योग्राफी, जो भारत की थी भूगोल के बारे में बताता, भारत का भूगोल कैसा, कहाँ पठार, कहाँ क्या है। ठीक है, इसने भारत की यात्रा की थी, किंतु अपने विवरण में सातवाहन शतकर्णी का उल्लेख किया गया। कासमास यूनानी यात्रियों है जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और भिक्षुओं तथा सौदागरों के रूप में 535 में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। आगदा क्लीज कौन है, बुद्ध है। कॉन्फ्यूशस, आगदा क्लीज देखो इसमें सेट करना। ठीक है,
पहला आर्दखलीज संकर्षण कन्फ्यूशियस बुद्ध के समय था। विम कन्फ्यूशियस और कनिष्क तो जानते हो अतस। आगोतली संकर्षण कन्फ्यूशियस बुद्ध विम कन्फ्यूशियस अतस कनिष्क अतस। निम्नलिखित में कौन सा रामगुप्त संबंधित पर्वतीय साक्ष्य नहीं मिलते? सोमेश्वर का मानसोला, ये रामगुप्त के विषय में साक्ष्य नहीं देगा क्योंकि ये चोल शासक था। ठीक है, सोमेश्वर मानसोला रामगुप्त संबंधित पर्वतीय साक्ष्य नहीं। जबकि हर्षचरित की शंकराचार्य की टीका अबुल फजल अली का मजत तारीख अमोघ वर्ष का संजान तामपत्र रामगुप्त संबंधित साक्ष्य है। उत्तर गुप्तकालीन कृषक मुख्य रूप से शूद्र वर्ण के माने गए। गुप्तोत्तर युग में जनजातियों को बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था में समावेश हुआ। यह और दोनों सही है। आगे 12। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका पर्वतीय ग्रीक यात्रियों के विवरणों का में सुरक्षित थी। निम्नलिखित ग्रीक यात्री विवरणों में किसका विवरण इंडिका में संबंधित नहीं है? टेसियस का। देखिए, ग्रीक यात्री विवरणों में टेसियस का विवरण इंडिका से संबंध नहीं है, जबकि स्ट्रेबो एरियन प्लिनी का संबंध इंडिका से विदित है कि इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। टेसियस मूलतः ईरानी राजवैद्य था। उसने भारत के विषय में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों से प्राप्त की थी। ऋग्वेद देखिए ऋग्वेद कौन कब लिखा गया? ठीक है, ऋग्वेद शाकल, यजुर्वेद, वाजसेन, सामवेद, कौथुम, अथर्ववेद, शौनक। ऋग्वेद शाकल, यजुर्वेद, वाजसेन, सामवेद, कौथुम, अथर्ववेद, शौनक। दिग्निकाय महापरिनिर्वाण सूत्र, खुद्दक निकाय, धम्मपद, विनय पिटक, खद्दक, अभिधम पिटक, कथा वस्तु। निम्नलिखित कौन सा सुनिश्चित नहीं? शिलालेख सारनाथ गलत है। लघु शिलालेख बहरामपुर, स्तंभ लेख रामपुरवा, स्तंभ लेख सांची। अशोक के गिरनार शिलालेख में 8 स्थान शाहबाज गढ़ी, मानसेरा, कलासी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरंगुंडी, सपारा से प्राप्त होते हैं। जबकि लघु शिलालेख बहापुर, स्तंभ लेख रामपुरवा और लघु स्तंभ लेख सांची से प्राप्त होते हैं। स्थानीय द्रोणमुख कावर्तिक संग्रहण, स्थानीय द्रोणमुख अवरोहण प्रशासनिक संरचना लिखना। ठीक है, स्थानीय द्रोण कवर्तिक संग्रहण SDKS। ठीक, स्थानीय द्रोणमुख उसके बाद कावर्तिक, उसके बाद यस मतलब संग्रहण। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार विषय। ठीक है, जिला के अंतर्गत स्थानीय मैंने SDSK यस वही हो गया। स्थानीय द्रोण कावर्तिक संग्रहण। निम्नलिखित को सही कलम में व्यवस्थित कीजिए। अभी बताए ना, थोड़ा इसमें मिल गया है इधर उधर, तभी अब नहीं है क्या? किस पुरातात्विक स्थल पर अग्नि उपासना का साक्ष्य मिला? ये देखिए क्वेश्चन पुराना है इसलिए थोड़ा इधर उधर जा रहा है, तभी मैं इसको दे रहा हूँ। किस पुरातात्विक स्थल पर अग्नि उपासना के साक्ष्य मिला है? लोथल। पुरातात्विक स्थल लोथल का कालीबंगा से अग्नि उपासना के साक्ष्य मिला। लोथल सिंध सभ्यता का व्यावसायिक बंदरगाह था जो गुजरात राज्य में स्थित है। जबकि अलवागिरी यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। समझा? अलवागिरी यमुना नदी के सहायक नदी हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में किसने मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? टॉमस मुनरो ने। टॉमस मुनरो 820 से पुरातात्विक। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो 820 से 27 ईस्वी तक मद्रास का गवर्नर रहा और इसी ने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। जबकि बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाला स्टीफेंसन एवं चैपलिन को रिपोर्ट के मुख्य भूमिका रही। विदित है कि इस व्यवस्था में किसानों को भूमि स्वामी माना गया। समझ में आ रहा है? देखना, मद्रास में रैयतवाड़ी
बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। टॉमस मुनरो द्वारा 1820 से 27 ईस्वी तक मद्रास का गवर्नर रहा और इसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया था, जबकि बम्बई प्रेसिडेंटी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। यह बहुत मोटा लिख दे रहा है। व्यवस्था लागू करने में एलिफेंस्टन और चैपलिन की रिपोर्ट के मुख्य भूमिका रही। विदेश की व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बनाया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था में। मीन कैफ का लेखक कौन है? मीन कैफ का लेखक एडोल्फ हिटलर है। मीन कैफ का एडोल्फ हिटलर, देखिए मीन कैफ का लेखक एडोल्फ हिटलर है। यह पुस्तक हिटलर की आत्मकथा के साथ उसकी राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के बारे में उसकी योजनाओं का वर्णन है, जबकि फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था। इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। उल्लेखनीय कि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। काम की चीज ने हेगले के दर्शन में ईसाई विद्वानों तथा धर्मनिरपेक्ष दार्शनिकों के बीच की खाई को पाट दिया। उदार ईसाइयों को संतुष्ट करने के लिए उसने ईश्वर तत्व को पर्याप्त रूप से समावेश किया तथा साथ ही तर्क पर भी बल दिया, जिसमें बुद्धिमत्ता तुष्ट हुई। इस प्रक्रिया में उसने नए प्रतिमानों की स्थापना की, जिससे विदित समुदाय गहन रूप से प्रभावित हुआ। उसके मैक्रो इतिहास के उपागमों के ऐतिहासिक अध्ययनों के दायरे को विस्तारित किया। इन अध्ययनों जो अब तक राजनीतिक इतिहास तथा जीवन चरित्रात्मक कृतियों तक सीमित थे, को विस्तृत करने के फायदे को इस उपागम के शोधारण स्पष्ट किया। कार्ल मार्क्स सहित नई पीढ़ी के इतिहासकारों ने सामाजिक इतिहास की नवीन संभावनाओं को उत्कृष्टतापूर्व स्वीकार किया। पृथक है कि इतिहास को सर्वप्रवृत्त विश्व इतिहास के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। हेगले द्वारा किए गए इतिहास के 4 महायुगों का विभाजन है: ओरिएंटल, ग्रीक, रोमन तथा जर्मन। यह बात याद कर लो, हेगले द्वारा इतिहास के 4 महायुगों में विभाजित किया गया: ओरिएंटल, ग्रीक, रोमन, जर्मन। पे अनेक इतिहासकारों ने यह विश्वासपूर्व अस्वीकार किया कि विभिन्न संस्कृतियों का युग मूलतः असमान था। उनका मूल्यांकन उनके अपने संदर्भ से संबंधित युग की विशिष्ट आवश्यकताओं को स्वीकार करके करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हम पाएंगे तब ना। हेगले ने इस बात पर बल की बहुधा वास्तविक परियोजनाओं तथा प्रदर्शित परियोजनाओं में भिन्नता होती है ने स्रोत सामग्रियों के अधिक आलोचनात्मक मूल्यांकन की ओर प्रवृत्त किया। संगतता के लिए कार्य प्रयोजनों का तथा अप्रत्यक्ष प्रभावों को अधिक से अधिक सूक्ष्म परीक्षण किए जाने लगा। आकस्मिक संबंध अधिक से अधिक महत्वपूर्ण बनते गए। द्वंद्वात्मक मॉडल का तात्कालिक प्रभाव कम था, परंतु बाद में पीढ़ियों में अनेक ऐतिहासिक मीमांसाओं से आधारित सिद्धांत बन गए। ऐतिहासिक मीमांसाओं में आधारिक सिद्धांत बन गए। थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज अच्छा नहीं लिखा गया, मतलब आगे पीछे कर दिया गया। ठीक है, चलिए डालते हैं। हमसे मतलब है कि क्वेश्चन क्या दिया गया, उसको कैसे पढ़ा जाए, उसको कैसे टैकल किया जाए। देखिए क्वेश्चन काफ़ी टफ लेवल बनाता है, ये नेट का क्वेश्चन है। देखिए कितना पुराना, उसके बाद भी क्वेश्चन काफ़ी लेवल है। और क्वेश्चन देखिए, अगर आप लगभग 10 सालों का क्वेश्चन अच्छे से याद कर लिए, मैं हम रट डालो सारे को, हम रटाएंगे। अगर आप वीडियो 2x करके रख दें, डेली सुने, देखें, याद हो जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी टफ होती है। ठीक है, देखिए समझ लीजिए जो 172 क्वेश्चन कर दिया, मतलब 172 नंबर जो पाएंगे, मतलब 80 क्या 85 क्वेश्चन जिसका सही उसका JRF हो जा रहा है। अब सोच लिए कितना टफ आता है, आप सोच नहीं सकते, वहाँ तक सोचा जाता है। अब सोचिए 2012 का क्वेश्चन कितना टफ बना रहा हूँ। हेगले ने किस प्रकार के ईसाई विद्वान तथा धर्मनिरपेक्ष दार्शनिकों के माध्यम की खाई को पाटा? उदार ईसाइयों को संतुष्ट करने के लिए ईश्वर तत्व का पर्याप्त रूप से समावेश तथा तर्क पर जोर दिया, जिससे बुद्धिजीवों को प्रभावित किया जा सके। हेगले ने, यार क्वेश्चन में आई है, इसको रेड पट्टी लगा देना, मज़ा आ जाएगा। देखिए उदार ईसाइयों को संतुष्ट करने के लिए ईश्वर तत्व पर पर्याप्त रूप से समावेश तथा तर्क पर जोर दिया, जिससे बुद्धिजीवों को प्रभावित किया जा सके। हेगले ने ईसाई विद्वानों के धर्मनिरपेक्ष
ये वाला सही है। हाँ। बुद्धिजीवियों को संतुष्ट किया। अच्छा इतनी बड़ा ब्लैक वाला देखिए, नहीं अच्छा है ना ये वाला, ये भी नहीं सही है, ये सही है। हेगले के समय में किन दो अध्ययनों पर इतिहास लेखन की सीमित था और उसने वह संतुष्ट नहीं था। सीमित था और संतुष्ट नहीं, राजनीतिक और आत्मकथा कृतियों तक सीमित था। ठीक है, हेगले के समय में राजनीतिक और आत्मकथा दो अध्ययन पर इतिहास लेखन सीमित था। हेगले के समय इतिहास राजनीतिक और आत्मकथा तक सीमित था और ठीक है, और उनसे वह संतुष्ट नहीं था। विदित है कि हेगले ने इतिहास को 4 महायुगों में विभाजित किया, ओरिएंटल, ग्रीक, रोमन और जर्मनी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक विषय पर हेगले के इतिहास लेखन पर जोर दिया था? सामाजिक इतिहास पर। हेगले ने सामाजिक इतिहास के लेखन पर जोर दिया, जिसे नई पीढ़ी के इतिहासकारों ने सामाजिक इतिहास की नवीन संभावनाओं को उत्सुकतापूर्व स्वीकार किया। ठीक है, उत्सुकतापूर्व स्वीकार किया था। हेगले के शब्दों में बहुधा वास्तविकता तथा प्रदर्शित प्रयोजनों में भिन्नता है, किंतु इसको समझने की आवश्यकता है। स्रोत सामग्रियों का अधिक आलोचनात्मक मूल्यांकन। हेगले के शब्दों में बहुधा वास्तविकता का प्रदर्शित प्रयोजनों में भिन्नता है, किंतु इसको समझने के स्रोत और सामग्री के अधिक आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं रहा है तो हाँ, आगे जो निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रथम आंग्ल युद्ध, देखिए क्वेश्चन नंबर सही है डी। देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हम। अगर हम 4 और बता दें 8 ही 2 आगवा आ जाएगा। कितना तरीका बताए। मराठा युद्ध मराठा 75 में किए, बर्मा युद्ध 1824। उसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1839। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845। निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में राधाकांत देव ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। उसके बाद पुणे सार्वजनिक सभा 1867 महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। ये क्वेश्चन 24 में दोहराया गया। ठीक है, रनाडे की स्थापना मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में वीर राघवाचारी ने की थी। फिर से जान लो क्या नाम है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में राधाकांत देव ने की थी।